की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है नेशनल गवर्नमेंट में, और हमने ये कहा हुआ है कि उनके जो एक 100 दिन का प्लान है हम उसको बिल्कुल उनको टाइम देंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो चीज़ मुल्क के लिए बेहतर होगी हम उसमें सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अक्सरियती जमातों की जानिब से वज़रा आला की नामजदगियाँ सामने आ चुकी हैं, लेकिन पंजाब, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, ताहाल इस हवाले से नाम सामने नहीं ला सकी है। गो के इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ये फरमा चुके हैं कि नए पाकिस्तान का आगाज़ पंजाब से ही होगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ उनको अपने किए गए ऐलान के मुताबिक एक नौजवान और करप्शन के हवाले से बेदाग वज़ीर आला के इंतखाब में कोई पेचीदगी का शायद सामना है या किसी मखमसे का सामना है, क्योंकि अभी इंतज़ार बाकी है। दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाज़रीन ये कहा गया है कि पंजाब में वज़ीर आला बनाने की तमाम कोशिशें कर ली हैं, और इजलास जब होगा पंजाब असम्बली का तो ये तमाम कोशिशें खुलकर सामने आ जाएंगी। ये अलग बात है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद अरकान के बयान हलफी जमा होने के बाद जो पार्टी पोजीशन वाज़े होनी है और उस हवाले से पार्टियों की मखसूस नशिस्तों का जो फैसला होना है, उस हवाले से नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो सका, लेकिन उसे बहरहाल आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर जारी करना है। फिर मामला है सिंध का नाज़रीन, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज मुराद अली शाह साहब को, यानी साबिक वज़ीर आला सिंध को, एक मरतबा फिर बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया है इसी ओहदे के लिए। और इसके साथ ही सिंध नाज़रीन वो पहला सूबा बन गया जहाँ अक्सरियती जमात वज़ीर आला के लिए, स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए अपनी नामजदगी सामने ले आई है। और बज़ाहिर ये वो काम है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद एक मरतबा फिर ताहाल नहीं कर सकी है। लेकिन अब से चंद लम्हे कबल आपने खबर देखी स्क्रीन पर कि सिंध के गवर्नर के हवाले से अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान इस्माइल साहब का चुनाव कर लिया है। सो सिंध के हवाले से आज हम खुसूसन बात करेंगे, और साथ साथ ये ज़रूर नज़र रखेंगे हम लोग के पंजाब में क्या होने जा रहा है। ये जमातें जब सूबों में हुकूमत साजी करेंगी तो गवर्नेंस के किन उसूलों पर कारबंद होंगी, और हुकूमत के पहले 100 दिनों में नाजरीन क्या होता हमें दिखाई देगा, जबकि अपोजिशन इरादा कर चुकी है कि उसने सख्त अपोजिशन करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े दावे कर चुकी है। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी साहब वेलकम टू द शो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं चंद ही लम्हों में, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ होंगे। मेहमानों के शुक्रिया के साथ तो चौधरी साहब मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। जारी बात है सिंध में तीसरी मरतबा मुसलसल आपकी जमात हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, और बिलावल साहब ने आज ये भी कहा कि जनाब गुज़श्ता 10 सालों को भूल जाएं पार्टी और शफाफ और मेरिट बेस्ड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। तो सर ये तवज्जो अब सिंध में कहाँ होगी आपकी, क्योंकि कराची का बीड़ा तो उठा लिया है PTI और MQM ने, और अब तो गवर्नर का नाम भी दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहली बात तो शुक्रिया आपका। मेरे नाम के हवाले से हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती, गो कि मैं हुसैनी काफिले का ही एक फ़र्द हूँ, लेकिन मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं सर इसके लिए तो नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने आपने अच्छा किया, ये वजाहत हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए हमें पता था कुछ दिन पहले से जब कंसल्टेशन हुई हमारे साथ, तो चीफ मिनिस्टर का तकरीबन हमें 28 की मीटिंग को पता फौरन कह दिया था, बिलावल साहब ने पता चल गया था, और उन्होंने इशारा भी दे दिया था, कह भी दिया था। स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर का, चूँकि वो दोबारा से अगर इमरान खान साहब के हल्के में इलेक्शन होता है तो फिर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उनको ही टिकट देती किसी और को, लेकिन शैला रज़ा साहबा को उधर रखा है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए एक तब्दीली आई है, हमारी खातून है, उनको एक नई खातून, लेकिन पहले भी वो असेंबली की मेंबर रही, उनको लेकर आया गया है। अब सवाल ये है कि जहाँ तक गवर्नेंस का इशू है, हर जगह पे गवर्नेंस के अपने अपने मॉडल रहे हैं।
पंजाब में उन्होंने बड़े शहर पे, लाहौर पे ज़्यादा तवज्जो दी और 57% बजट खर्च किया। पीपल्स पार्टी ने बजट किसी एक शहर को पे लगाने या दिखाने के बजाय पीपल्स पार्टी ने उसको तकसीम किया कंस्टिट्यूएंसीज के एतबार से। तो उसका नेचुरल जो इम्पैक्ट आना था वो देहात में ज्यादा गया। तो कराची की तरफ कोई बायस नहीं था या आपने इग्नोर नहीं किया उसको, जैसा इल्जाम लगता है? कराची में जो अभी काम हुआ पिछले मुराद अली शाह साहब के आने के बाद वो काफी बेहतर है। आप अगर रोड्स देखें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और जितनी तेजी से हो रहा है वो अभी जारी है काम, तो वो शायद अगले 5-6 महीने तक आपको नजर आए। और उसमें बेहतर है कि अगर ये कंट्रीब्यूशन भी ये भी लेकर आए सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराची को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। जो उनका फंड्स बनते थे सिंध गवर्नमेंट के वो भी डिले करके दिए। दूसरी बात यह है कि एक चीज हमेशा ज़हन में रखें कि 2010 और 11 के दरमियान 2 सैलाब आए थे जिससे सिंध का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया था, तबाह हो गया था। सड़कें, स्कूलों की बिल्डिंग्स, 4 दीवारियां, हर चीज बर्बाद हो गई थी। उनको फिर से नए सिरे से खड़ा किया है। थर का सबसे ज्यादा शोर हुआ, नतीजा क्या निकला है? पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में खवातीन ने 73% वोट कास्ट नहीं किया, थर में किया है। तो ये आप पर एतमाद का इजहार है? थर पे किया है और थर हम हारते होते थे, जीता है वापस। चूंकि जितना वो ब्लेसिंग डिसगाइज हो गया ना कि जितना क्रिटिसिज्म आया उतना तो लेकिन फिर एक सवाल है ना, इंटीरियर सिंध आपके ट्रू मैंडेट का कास है लेकिन कराची नहीं है फिर असल में? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो बनता, अगर आप लाहौर में 57% लगाएंगे तो वो तो लाहौर और होगा ना। बाकी पंजाब की हालत जरा देखिए क्या है। ठीक है। सो हमने ये किया कि नहीं, पैराफ्रीज के अंदर भी, टाउनशिप्स के यानी देहातों के अंदर भी सड़कें अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी सड़कें मिलेंगी। लेकिन आप अप्रिशिएट करते हैं पीटीआई और एमक्यूएम को? उन्होंने जो एमओयू किया उसमें भी कराची को इंपॉर्टेंस और एक सेंट्रल पोजीशन। मुझे उस एमओयू पे हैरानी है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने करने हैं और मैं उस इंतजार में हूं कि ये कब करते हैं। नंबर 1 कि ऑपरेशन को रोकेंगे, नजरसानी, चलो नजरसानी करेंगे, इसका मतलब पहले गलत हो रहा है ऑपरेशन, ठीक है, या उसके अंदर कोई बेहतरी की अगर गुंजाइश है तो करें, हम खुश हो गए। नंबर 2, सेंसस के ऊपर एमक्यूएम का पॉइंट मान लिया गया है। क्या ये गवर्नमेंट जाएगी कि सेंसस गलत हुआ है? अगर गलत हुआ है तो जाइए, फिर पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलिए पूरे मुल्क के अंदर। अच्छी बात है अगर उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है और वो जो कह रहे हैं वो बात कोई गलत नहीं कह रही है एमक्यूएम, लेकिन क्या ये जिन्होंने ये किया है सब कुछ उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा? मसलन नादरा का रिकॉर्ड कह रहा है कुछ और कह रहा है, सेंसस कुछ और कह रहा है, नादरा के रिकॉर्ड में ज्यादा है या आपका नादरा झूठ बोल रहा है। और तीसरा पॉइंट जो है वो इलेक्शन के ऑर्डर का है, हल्के खोलने का, या इलेक्शन में इन्होंने कहा है कि हम आपको मदद करेंगे ऑडिट कर। बाकी तो सारे सूबाई गवर्नमेंट के मुतल्लिका है, वो तो इन्होंने उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। सो वो तो हमारे मुतल्लिका है, वो तो हमसे नेगोशिएट करे एमक्यूएम। पीपल्स पार्टी से, वहां की पीपल्स पार्टी से नेगोशिएट करना पड़ेगा उनको उन हल्के आपको लग रहा है कि नहीं खोलेगी फिर? वो तो हमें 131 से समझ आ रही है। अच्छा, कितने खोलेंगे कितने नहीं, तो वो तो समझ आ रही है। ठीक हो गया। जो कानून पे नहीं चल सके, मसलन कानून क्या है कि अगर 5% से या 10,000 से कम का डिफरेंस है तो रिकाउंटिंग शेल का लफ्ज है। लेकिन ये सवाल जरूर जहन में आता है सर कि हम सिंध में मुराद अली शाह साहब को दोबारा पीपल्स पार्टी मौका दे रही है वजारत आला के लिए, और बिलावल साहब ने कहा उन्होंने काम ही बड़ा अच्छा किया था। तो सर केपी जहां गुड गवर्नेंस का आप लोग दम भरते हैं, जाहिर बात है उसका क्रेडिट फिर खटक साहब को जाना चाहिए था, स्पेशली जो थंपिंग आपको वहां से मैंडेट मिला वो आपने वहां बदल दिए सर। तो ये जरा समझाएं पीछे सर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, और आपको डॉन पे जो है वापस खुशामदीद, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा असम्बली मिले, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत बहुत करम। लोग मिनिस्ट्रियों की, वजारत आला की, गवर्नरियों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इनाम जो आपको एक नेशन दे सकती है वो ये है कि एक बक्से में वोट डाल के आपको उस ऐवान में भेज दे जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और मैं सब लोगों को ये कहूँगा, जितने मेरी जमात के लोग हैं, जितनी किसी और जमातों के लोग हैं, अपने अपने लीडरान पर एतमाद करें, वो बेहतरीन टीमें बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, मुराद अली शाह साहब
दोबारा रिपीट हो रहे हैं, उनकी जमात का फ़ैसला है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको एतमाद होगा मुराद अली शाह साहब पे। मैं इस पर क्रिटिसाइज़ करने वाला कौन होता हूँ कि आपने उसको क्यों बनाया। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है उसका मैं जवाब दूँगा। परवेज़ खटक साहब ने एक ऐसा सूबा चलाया जो अगर आप मेरे से पूछें, हालांकि उनकी हुकूमत में मेरे हल्के के काम नहीं हुए, ज़्यादातर मेरे हल्के में कोई ख़ास डेवलपमेंट के काम उनके टाइम पे नहीं हो सके, क्योंकि नीचे सूबाई जो है हमारे नीचे, मेरे नीचे जो सूबाई मेंबर्स थे उसमें 3 में से 2 हम हारे थे। लेकिन जो उन्होंने उतने मुश्किल हालात में परवेज़ साहब ने सूबा चलाया था, मैं उनको उस पर अप्रिशिएट करता हूँ, उनको क्रेडिट देता हूँ। बड़े मुश्किल हालात में सूबा चलाया क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। उनको जमात इस्लामी को और उनको कौमी वतन पार्टी और कुछ और पार्टियों को साथ मिला के वो टाइम गुजारना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ रिफॉर्म में उन्होंने बड़ी पेशरफ्त की और उस वजह से लोगों ने हमें दोबारा वोट किया। ख़ासकर जो एजुकेशन में काम हुआ, आतिफ ने बहुत अच्छा काम किया। आतिफ खान मेरे मर्दान के मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और साथ साथ पुलिस में जो रिफॉर्म्स हुए, इसमें नासिर दुरानी का नाम भूलना समझता हूँ ज़्यादती होगी। जो ब्यूरोक्रेट अच्छा काम करे उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अब मरकज़ में हमें परवेज़ साहब की ज़रूरत है, इमरान खान साहब को ज़रूरत है। परवेज़ खटक साहब एक्सपीरियंस आदमी हैं और मरकज़ में चूँकि अब हमें यहाँ पे हुकूमत चलानी है, बहुत बड़ा टास्क है और परवेज़ खटक साहब की एक्सपीरियंस काउंट करेगी। पख्तूनख्वा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इमरान खान कप्तान है, उन्होंने फैसला किया है कि इस बार उन्होंने सवात को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सवात से महमूद साहब को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। महमूद साहब को जितना मैं जानता हूँ, महमूद खान साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ख़ानदानी आदमी है और मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लंबी बातें नहीं करता, शॉर्ट बात करेगा, आपको टू द पॉइंट बात करेगा। प्रैक्टिकल आदमी है, वादे का पक्का है, बात का सच्चा है। वो टिपिकल पख्तून जिस तरह होता है उसी तरह उन्होंने जो है वो अपनी सियासत की है। वादा करेंगे तो वो फिर निभाएंगे, बात करेंगे तो उस पर खड़े रहेंगे। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी पर महमूद खान साहब में मैंने कम अज़ कम देखी वो ये है कि जिस तरह वो पख्तून कल्चर में होता है, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है। नहीं कि कोई नाराज़ है उसको जाके मना लेगा कोई इस तरह। तो मैं समझता हूँ आइडियल पर्सन फॉर दिस सिचुएशन कि आपको एक अच्छा मैंडेट मिल गया है। परवेज़ साहब को थोड़ा टफ मैदान अब दिया है। खान साहब ने कहा आप इधर आएँ, और मरकज़ में अली मोहम्मद और शहरियार अफरीद और मुराद सईद हम लोग तो पहले से ही हैं। अब परवेज़ खटक साहब भी इधर आ गए हैं, हमारे साबिक़ा स्पीकर असद कैसर भाई भी आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर आ गया है कि महमूद साहब परवेज़ खटक साहब बनकर काम करें केपी में। नो मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ हर आदमी की अपनी नीश होती है, हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। महमूद खान आगे जाना बन के काम करेंगे। ठीक है अली साहब, मैं आपकी राना तनवीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर साहब वेलकम टू द शो सर। हम चूंकि अब ये सूबों की ज़रा हुकूमत की बात कर रहे हैं तो सर ज़रा हमें पंजाब के हवाले से कुछ बताइए, क्या हुआ सर? वो इरादा हुकूमत का एक हक की बात ज़रूर की थी हमजा शहबाज साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी। फिर हमने शहबाज शरीफ साहब को सुना वो कहते हैं कोई मंडी लगी हुई है पंजाब में सर, और वो इस धंधे में कहीं मुंह काला नहीं करना चाह रहे। लेकिन फिर आज आप कहने लगे कि हमने तमाम कोशिशें कर ली हैं वज़ीर आला बनाने के हवाले से। सर ये ज़रा वजाहत दरकार होगी आपकी। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं की, लेकिन पहले मैं थैंक यू वेरी मच। अभी जो बातें मैंने सुनी हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब की भी और चौधरी साहब की भी, मैं हैरान हूँ। अली मोहम्मद ख़ान बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, स्ट्रेट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और मुसलमान कंपैरेटिवली जिस तरह वो कहते हैं बड़ा रास्कुल अकीदा मुसलमान है। जब मैं बातें सोचना हूँ कि सियासी वो भी उस एंगल से बात करते हैं, मतलब एक अपनी पार्टी का एंगल होता है उसको वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते। वो कहते हैं जी बड़ा एजाज़ होता है हाउस में भेजना, हाउस में अगर को भिजवाए सही वोटर भिजवाएँ तो बड़ा एजाज़ है, लेकिन अगर किसी और तरीके से वोट डाले गए हों तो मैं समझता हूँ उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए और हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमें किसी ने नुमाइंदगी का हक दी है। आज हर तरफ धांधली का शोर पड़ा हुआ है, हर तरफ रिगे की बात हो रही है। जो चौधरी साहब ने बात की है, रिकाउंटिंग तक की नहीं की जा रही। जहाँ 10,000 का डिफरेंस है, कम का डिफरेंस है या 5% का मार्जिन से सीटें हारी या जीती है, वहाँ भी नहीं हमें रिलीफ दिया गया जो दूसरी पार्टियाँ थी। तो ये हाउस में कौन गया है, किस तरह गया है, ये सब दुनिया को पता है। पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया में बातें हो रही हैं, सारी दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो वो तो साइड पे छोड़ दें। जहाँ तक सूबों की बात है कि अभी मैं सुन रहा था, ये हर पार्टी का अपना प्रोरेगेटिव है जिसने चीफ मिनिस्टर बनाना है, नॉमिनेट करना है। KPK में PTI ने कहा, अभी कहते हैं कि जी परवेज़ खटक साहब को बड़ा वो इधर ज़रूरत थी उधर ज़रूरत थी। ये उनके अपने फ़ैसले हैं, ये वक्त बताएगा कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, परवेज़ खटक को क्यों नहीं बनाया, महमूद खान को क्यों बनाया गया। ये बातें सामने पता भी होंगी लेकिन सामने आ जाएंगी, ये एक्सपोज हो जाएंगे सारे
सारे पता चल जाता है मुहरकात क्या है। सर मुझे ये बता देना, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने आज ये नहीं कहा कोशिशों के हवाले से, मैंने ये बात की बात को हतमी माना जाए ना? नहीं, मैंने ये बात की थी कि आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उस लिहाज से हम समझते थे कि यहाँ हमारा एक राइट था, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी हम थी, हमारे 130 MPs इलेक्ट हुए थे, PTI के 123 थे। ये पिछली दफ़ा जब 2013 में आपने देखा कि ये मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी। उसमें ये जो अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि हमने जमात इस्लामी के साथ मिल के या दूसरी पार्टियों के साथ मिल के हमने हुकूमत चलाई, परवेज़ खटक ने, तो यहाँ पे हमें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम भी समझते थे कि पीछे कुछ ऐसी मुहरकात या फोर्सेस थी जो आप कह रहे हैं ये मौका मिलना चाहिए था, मैं समझा कि लेकिन मौका होना चाहिए था, ये डेमोक्रेटिक था। लेकिन जब ये जहाज लेके उड़े और जिस तरह ये यहाँ मामलात हुए और जो मदद की गई और लोगों ने इन लोगों की मदद की, तो उस लाज से मैं समझता से इस खेल में पढ़ना शायद मुनासिब नहीं था। तो बस शहबाज शरीफ साहब की बात ठीक है कि वो इस मंडी के अंदर किरदार अदा ही नहीं करना चाहते। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब के लिए बहुत सारे जवाबात मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो देना चाहेंगे, और इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत के जो पहले 100 दिन हैं उसमें फिर चैलेंजेस की शक्ल बनकर सामने आ क्या रही है। नाज़रीन, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो चौधरी साहब, अब ये फरमाइए, राना साहब तो गुफ्तगू के आगाज़ पर ही धांधली का तस्करा ले आए हैं, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं हम तो PTI को 100 दिन देना चाहेंगे और देखेंगे हुकूमत के बाद। हम क्या रहे हैं? हाँ, बड़ी सिंपल लॉजिक है हमारा। धांधली ये पहला इलेक्शन है जिसपे खुद हुकूमती इत्तेहादी जमातें, हुकूमती अराकीन जो हारे हैं, सारे के सारे PTI के। मेरी जिससे भी प्राइवेटली बात हुई है उसने कहा जी हमें तो फलां ने हरा दिया, फलां ने हरा दिया। अब ये पहला इलेक्शन है जिसपे एक कंसेंसस मौजूद है, वरना पिछले इलेक्शन पे हम कह रहे थे धांधली है, हम उनके तरीकाकार से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे धांधली में धरने से, लेकिन ये नहीं कहा था कि नहीं हुई आरोज इलेक्शन। और मैं पेटिशनर था, अली मोहम्मद खान को बाकी दोस्तों को पता है, जो एतजाज साहब और खोसा साहब मेरे वकील थे। अगर PTI उस वक्त हमारी बात मानती तो बिल्कुल हम तो डिफरेंट एंगल से जाना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने अपना हल्का खुलवाया था, जो एतजाज साहब की मिसेस का खुलवाया था सबसे पहले, तो मैंने ही वो प्रोब शुरू किया था। सो वो नहीं माने। हम कहते थे कि वो आप थैले खुलवाएं और उसका ऑडिट करवाएं, 7 दिन के अंदर ऑडिट होके आ जाएगा। ऑडिट होके आए फिर हम उस पर बात करते हैं। खैर फॉर्म 15 आया, फॉर्म 15 के अंदर बहुत सारे हलकों में फॉर्म 15 मौजूद नहीं था और बहुत आधे से ज़्यादा मौजूद नहीं थे। सो इस तरह से फॉर्म 14 आ जाता और बाकी ऑडिट हो जाता तो। और अब भी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इन्होंने ऑफ़र की है तो इनको स्टैंड करना चाहिए था। क्या होता अगर 5 सीटों में से एक इमरान खान फर्ज कर ले, एक लम्हे के लिए फर्ज कर ले, लूज भी कर ले, लेकिन पार्लिमानी कमीशन पर मान बैठे हैं। नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अब अगर इसका ऑडिट हो, और उसका मकसद ये है, हम ये चाह रहे हैं कि इसका ऑडिट हो इस इलेक्शन का, और उसके लिए पहले भी लॉज बने, इलेक्शन कमीशन को पावरफुल किया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दी। आगे बढ़ने की जरूरत कि आगे क्या हो। मतलब 2 चीजें अगर आप इलेक्शन में नहीं कर सकते तो ये अब आप बैलेट पेपर से इत्मीनान उठ गया लोगों को। पेपर जब तक यूज होता रहेगा इलेक्शन आपका बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानने वाला आइंदा। नंबर 1 बायोमेट्रिक्स पे जाए, 3 बंदे चाहिए टोटल इलेक्शन कराने के लिए, ये 100 का अमला भी नहीं चाहिए कि 50 बंदे बैठे हैं। मेरा एक सवाल, आपकी बात करते हैं, अब फोकस आप इसके ऊपर करेंगे पहले 100 दिनों में, या इस वक्त जो मईशत के चैलेंजेस हैं वो साइमल्टेनियसली चले? 100 दिनों का इशू, ये भी 100 दिनों के अंदर किसी तरफ डायमेंशन जाना शुरू हो जाए ना, विल दिखा दे गवर्नमेंट अपनी कि हम बिल्कुल इस पे चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि 2 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1 बायोमेट्रिक्स पे, अगर पान सिगरेट के खोखे पे ये इसकी सिम्स वेरीफाई हो सकती हैं तो क्यों नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, और उसका इलाज है। हमें यह भी डर है कि ईवीएम में कहीं रिजल्ट पहले से ही ना फीड कर दिया जाए। सो उसके साथ एक बॉक्स लगा दिया है, जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, आप उसमें कार्ड डालते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है ना। तो अगर मैं तीर पे दे रहा हूँ, तीर पर राना साहब शेर पे दे रहे हैं, अली मोहम्मद खान बैट पे, तो एक स्लिप निकले उसमें से कि जहाँ पे मैंने वोट दिया उसको साथ डाल दें, उसका काउंट और उसका काउंट हम गिन लें। क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसके ऊपर फोकस सो हम ये कह रहे हैं कि आइंदा इसका इलाज हो,
और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। अगर किसी और ने भी मुदाखलत की है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है ना, क्यों उसने करने दी मुदाखलत। तो अली मोहम्मद खान साहब, सर अब आपके लिए चैलेंज ये है, एक आपने अवामी उम्मीदें जो दिलाई और बढ़ाई हैं उनका पास करना है। गो के अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ करना का वादा या दावा ये तो लॉलीपॉप के मुतरादिफ होगा। सर पता नहीं पहले आपको क्यों ख्याल नहीं आया। फिर आपने तहादियों का भी ख्याल रखना है, ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना है, और ये धांधली के लिए पार्लिमानी कमीशन पर भी आप लोग मान बैठे। तो सर क्या कुछ करेंगे पहले 100 दिनों में? देखिए, मैं वैसे करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ, अल्लाह से इमदाद की तवक्को है। और जब आप एक नेक नियति से इरादा रखते हैं, इरादा करते हैं, अल्लाह हेल्प करता है। हम सब मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मुल्क बना था, बना है, कायम है, ता क़यामत जो है कायम रहेगा। मुझे ये यकीन है, मेरा दिल ये कहता है कि ये जो मौजूदा अपोजिशन है ये भी इमरान खान को पॉजिटिव एक्ट्स में सपोर्ट करेगी। क्योंकि देखें, हम सब लोग बेइज्जत कौम जो हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं यार ये मुल्क ठीक हो, कोई इसको ठीक कर दे। इस वक्त इमरान खान को ताला आगे ले आया है, मेरे से बहुत सीनियर हैं, कितनी बार असम्बली में आ चुके हैं। ये नहीं चाहेंगे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो, ये नहीं चाहेंगे मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो। अब इसमें अपोजिशन को साथ लेके चलना, कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेके चलना, ये बहुत अहम है। इस वक्त जो है, इस वक्त देखें, या तो ये ऐसा होता ना जिस तरह पख्तूनख्वा में है, तहरीक इंसाफ को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, वहाँ पे हम वी डोंट नीड कोलिशन पार्टनर्स। उधर भी एक कोलिशन अगर हमारा कोई आता है साथ, वी विल बी मोर देन हैप्पी, उनको साथ लेके चलें। अब सिंध में जिस तरह पीपल्स पार्टी को काफ़ी मेजॉरिटी मिली है, लेकिन मरकज़ में इमरान खान को और हमें जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। हमें जो है कोलिशन पार्टनर्स या जो हम ख्याल उनको साथ लेके चलना पड़ रहा है। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जितना मैं समझाऊं वो ये है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने टास्क ही दिया है कि आप सिर्फ अपने दम पे नहीं, पूरी कौम, यानी कि देखें पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है, पूरी कौम, हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदा है, आपने सबको लेके चलना है। नाउ दिस इज द टेस्ट, स्टेट्समैनशिप का टेस्ट है हमारा, मेरे साथियों का, और खासकर मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का, जिनसे मैंने उनको इलेक्शन से पहले खुशाइन बात है, रियलाइजेशन आपको है और आप इसका इजहार भी कर रहे हैं। सो राना साहब, सर जी, पीटीआई का मानना यह है कि आपकी हुकूमत मुल्क की मईशत के हवाले से सही हकाइक ही नहीं बता रही थी, बेतहाशा कर्जे भी हैं, अब रुपए की कदर भी गिर गई है और शायद बेल आउट पैकेज की भी ज़रूरत होगी, फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। तो सर ये चैलेंजेस, चूंकि आपने अभी हुकूमत छोड़ी है, आपसे बेहतर कौन जानता है सर? सो ये धांधली की तहकीकात भी होनी है, ये चैलेंजेस भी फौरन निपटने हैं, ये साथ साथ हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसकी ये बात जब पाते हैं कि जी कर्जे बड़े लिए गए और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं या छोड़ी नहीं हमने। जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली है, उस वक्त रिजर्व जो 5-6 बिलियन के करीब थे, उसको हम 22 पे लेके गए। स्टॉक एक्सचेंज में 12,000 पे मिला, वो 52,000 पे लेके गए, 52,000 पे। अभी 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जिसको कम करके 4-5 घंटे पे ले आए। ये सारे दहशत गर्दी का जो सिलसिला था, उस पर जिस तरह गवर्नमेंट और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर काम किया, वो सारा आपके सामने है, वो एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म। ये सारी अचीवमेंट्स, लंबी बात है। जीडीपी की ग्रोथ जो वो आप ही कह रहे हैं अभी कोई चैलेंज नहीं, अभी माशी चैलेंज नहीं है। मेरी बात सुने, 2% मिली थी, 5.6 पे हम छोड़ गया, जो हमारा टारगेट था। अगर ये धरने वगैरह ना होते या लास्ट पे जो 1.5 साल हमारा गुजरा इस तरह ना होता, तो वो 7 पे पहुँच चुकी होती। वो अपने फैक्ट्स अपनी जगह हैं, ये कोई बात नहीं कि सारी दुनिया ने कि जितने भी इकोनॉमिक एनालिस्ट थे वो बात करते थे कि जी अप्रिशिएट करते थे हमें, सारी दुनिया में इंटरनेशनली। इनको भी पता था कि ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी है इन्होंने। अब आए ना, ये संभाले चीज़ें, अब ये इन्होंने शौक़ से ये बातें की हैं, उनको पूरा करें। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो बात की है, मेरी बात सुने ना जी, कि 100 दिन की बात करते हैं, ब्रेक पे भी जाना। हाँ। बिल्कुल 100 दिन की बात करते हैं हम। बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये 100 दिन छोड़ के 200 दिन ले लें, लेकिन कुछ करके दिखाएं। चौधरी साहब ने बात की है 100 दिन की, बिलावल भुट्टो साहब की। हाँ। तो 100 दिन में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये इनको मौका दें, ये डिलीवर बताएं, काम करके दिखाएं, जो इन्होंने 100 दिन का ये प्लान बताते रहे हैं। लेकिन जहाँ धांधली किया वो ये नहीं है कि धांधली को छोड़ देना 100 दिन। 100 दिन ये है कि ये काम करें, धांधली की आवाज उठाते रहेंगे। सर मैं एक ब्रेक ले, पहले दिन से ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात तो आप टाइम तो देते नहीं आप फिर। नहीं सर, मैं सर बराबर कर रहा हूँ, बराबर तकसीम। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं राना साहब, और इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। राना साहब ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं आपकी इजाजत से। क्विक ब्रेक नाज़रीन।
वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे, अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम बात कर लें स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पे। तो सर असद कैसर साहब होंगे और खुर्शीद शाह साहब होंगे स्पीकर के लिए। तो खुर्शीद शाह साहब सिर्फ शख्सी एतबार से एक मजबूत कैंडिडेट होंगे अपोजिशन के, या नंबरों के एतबार से भी मजबूत हो सकते हैं, ये उस दिन पता चलेगा। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह की उनकी बैकग्राउंड है, जो आपने बात की है पॉलिटिकल शख्सियत के हिसाब से, और जो उनका रोल पार्लियामेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो डेफिनेटली वो नंबरों के हिसाब से भी भारी साबित होंगे अपोजिशन में। तो जो साहब खुर्शीद शाह साहब आपकी जमात के बुनियादी तौर पर सीनियर शख्सियत हैं। अली मोहम्मद खान साहब का दावा आपने सुन लिया? ये अली मोहम्मद खान, ये ना हो लोगों के ज़मीर वाकई जाग जाए तो फिर वो अगर जाग गए तो क्या होगा सर? ये शाह साहब को वोट दे देंगे और क्या होगा? अच्छा, तो ये मुकाबला नहीं, इंशाल्लाह के बाद अली मोहम्मद खान ही रह जाए। हाँ, कि ये अभी मेरे ख्याल है निसार साहब के हारने के बाद अभी ये दो बंदे हैं इस पार्लियामेंट के अंदर जो कंसेक्टिव 88 से लेकर आज तक आ रहे हैं, नवीद कमर साहब और खुर्शीद शाह साहब। बाकी लोग कभी किधर गए। पहला टेन्योर इनका 88 से 90 वाला वो उधर है सिंध में, तो बाकी फिर कंटिन्यूसली वो कौमी असम्बली में रहे। एक बात, दूसरी बात, वो उनके अंदर कैपेसिटी है लोगों को सुनने की, बर्दाश्त करने की, हौसला बहुत है। तीसरी बात कि उनके अक्रॉस द पार्टीज उनका रिगार्ड मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर। राना साहब टुवर्ड्स द वेरी एंड सर 10 सेकंड, लेकिन आप तसल्ली आपको इस बात को देखकर होती है कि खान साहब बड़ा टाइम ले रहे हैं सीएम पंजाब के लिए सर, इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की लेगेसी को वो भी फिर कहीं ना कहीं मान रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। मेरा हाल फैसले कहीं और हो रहे हैं और हो रहे हैं। अच्छा। और वहाँ बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ किसी और जगह ये सारी चीज़ें तय होती हैं, और उसमें शायद इधर भी क्योंकि बातचीत वो करते होंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है आस्ता आस्ता, और ये सारी चीज़ें कहीं और डिसाइड हो रही हैं। इधर तो सिर्फ ये 2 सीटें परवेज़ भाई की भी निकाल देना। हाँ। पहले एक निकलनी तो गेम और इंटरेस्टिंग है। हाँ, चल नाज़रीन, आठ गई ना। मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए।